दोस्तों नमस्कार। आज दुनिया के इतिहास में जो डेवलपमेंट हुआ है, इससे आने वाली दुनिया में बहुत फर्क आएगा। जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट आज हुआ है, जिस तरह से अमेरिका ने ईरान की सभी शर्तों को मानते हुए एमओयू साइन किया है, ऐसा किसी को उम्मीद नहीं थी। 28 फरवरी से पहले ये नामुमकिन लग रहा था, लेकिन आज ये हकीकत है। अगर दोस्तों आप इस पूरी घटनाक्रम को देखना चाहते हैं तो मेरा मेरा जो चैनल है, इस पे एक प्ले लिस्ट है ईरान वॉर। उसमें 11 मार्च को जिस समय भीषण लड़ाई चल रही थी, ईरान के सभी नेताओं को मार दिया गया था, हुर्मुज बंद हो गया था, तब मैंने एक वीडियो बनाया था कि अमेरिका को ईरान की सभी शर्तें माननी पड़ेंगी। आज स्थिति वही है। उस समय बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप गलत एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसा संभव ही नहीं है, अमेरिका बहुत पावरफुल है, इजराइल की ताकत का आपको अंदाज नहीं है, वगैरह वगैरह। हर तरह के वक्तव्य और बयान और क्रिटिसिज्म थे, लेकिन ये एक हेल्दी डिबेट का हिस्सा है, तो इसलिए इस पे बुरा मानने की कोई बात नहीं। मैं हमेशा तथ्यों के आधार पे एविडेंस बेस्ड एनालिसिस करता हूं, इसीलिए आप लोग इस चैनल को पसंद करते हैं और जिस तरह से आप लोगों का सपोर्ट मिलता है वो बहुत एनकरेजिंग है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो एमओयू साइन हुआ है, इसमें क्या शर्तें थी और इसमें किसका पलड़ा भारी रहा। इसकी डिटेल्ड एनालिसिस एमओयू में क्या है, वो कल रात को जब साइनिंग से पहले वो एमओयू रिलीज हुआ था या लीक हुआ था, अगर मैं ये कहूं, तो उस लीक्ड एमओयू पे मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया था। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा वो 14 पॉइंट क्या थे। आज उन्हीं 14 पॉइंट की थोड़ी डिटेल्ड एनालिसिस मैं करूंगा कि किस तरह से ईरान ने अपने कार्ड्स को चला, अमेरिका ने क्या गलतियां करी और किस तरह से ये पूरा जो खेल है ईरान के पक्ष में होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसीलिए चाहे तो आप इसको टुकड़ों में या किस्तों में देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने आने वाले दिनों में आते रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आज चर्चा क्या है? ईरान की कूटनीतिक जीत। मैं इसको मिलिट्री विक्ट्री नहीं मान रहा हूं, मैं इसको डिप्लोमेटिक विक्ट्री मान रहा हूं, क्योंकि अभी भी हथियार वहीं के वहीं हैं, अभी हथियारों की जगह नहीं बदली है। हो सकता है अगले 30 से 60 दिन में वहां भी बदलाव देखने को मिले। अमेरिका, इजराइल और गल्फ कंट्रीज की कहां चूक हो गई, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप की एक मिस कैलकुलेशन से दुनिया का जो जियोपॉलिटिकल गेम है वो बदल गया। क्यों? क्योंकि ईरान अभी तक दुनिया की जियोपॉलिटिक्स से बाहर था, रोग स्टेट माना जाता था, और कहीं से भी कोई भी दुनिया का देश उनसे व्यापार नहीं कर रहा था, एक्सेप्ट थोड़ा बहुत भारत या थोड़ा बहुत चाइना। ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत तेजी से अंतरराष्ट्रीय जो डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट है वो बदला है। एक एक करके हम उन्हीं सभी पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। रही बात परमानेंट सीज फायर की, जो पहला मुद्दा है कि अब हम लड़ाई नहीं छेड़ेंगे। लड़ाई क्यों शुरू हुई थी? रिजीम चेंज करना है और ईरान के पास किसी भी तरह का न्यूक्लियर एजेंडा नहीं होगा और कोई मिसाइल वो नहीं बना सकते। ये 3-4 बड़ी बातें थी। हुआ क्या? आज एमओयू में परमानेंट सीज फायर की बात की गई, रिजीम वहीं का वहीं है, कोई रिजीम चेंज नहीं हुआ है, और जिसके लिए लड़ाई की गई थी उसका कोई आउटपुट ही नहीं निकला। अगर हम इस पूरी बात को देखें तो इसका फायदा पूरी रूप से ईरान को मिलता दिखाई दे रहा है। पहले पूरी दुनिया ईरान को रोग स्टेट मानती थी, आतंकवादी संगठनों को समर्थन करते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसी स्थिति को अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो यहां पे भी आज इस एग्रीमेंट का जो एमओयू है उसका दूसरा हिस्सा कहता है म्यूचुअल सॉवरेनिटी। मतलब अमेरिका इस बात को मानने को तैयार है कि हम ईरान के ऊपर अब एनक्रोचमेंट नहीं करेंगे, हम उनकी जो संप्रभुता है उसका रेस्पेक्ट करेंगे। इंटरनेशनल लेजिटिमेसी ईरान को मिल गई। अभी तक जो रोग स्टेट और आइसोलेटेड स्टेट था, अब वो मेन लाइन में आएगा। यहां पे भी ईरान का फायदा है। नेगोशिएटिंग फ्रेमवर्क, ईरान ने पहले ही कहा था कि आप जितना मर्जी हमले कर लीजिए, हम झुकने वाले नहीं हैं। आपको अगर बात करनी है तरीके से, डिप्लोमेटिक वे में बात करिए, एक एक चीजों पे चर्चा होगी। लेकिन ट्रंप साहब बार बार कह रहे थे कंप्लीट सरेंडर, शाम तक, सुबह तक,
जिस तरह से वो धमका रहे थे, ईरान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और पड़ना भी नहीं था। तब भी मैंने कहा था और आज फिर कह रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि टाइम एंड डिप्लोमेटिक स्पेस ईरान ने मांगा था, मिलिट्री प्रेशर से ट्रंप साहब काम करवाना चाहते थे, लेकिन आज नेगोशिएशन के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसका मतलब यह है कि इस मुद्दे पे भी ईरान की बात को माना गया है। अब साथ ही ईरान ने यह कहा कि अगर आप हमारा नेवल ब्लॉकेड जारी रखते हैं, हम अगर तेल नहीं बेच पाएंगे तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं सुधरेगी, और जब तक हमारी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं सुधरेगी हम आपसे बात करने को कोई तैयार नहीं। अब इमीडिएटली इस कानून के, इस एमओयू के हिसाब से अमेरिका ने मान लिया है कि आप अपना जो व्यापार और ऑयल ट्रेड है इसको शुरू कर सकते हैं, और हम आपके ऊपर से जो नेवल ब्लॉकेड है वो हटा देंगे, जहाज वहीं रहेंगे लेकिन आपको रोका नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट भी ईरान के फेवर में गया है। शिपिंग रेस्टोरेशन, हुर्मुज को लेकर बात हुई कि साहब हुर्मुज को लेकर क्या किया जाए, तो ईरान ने यह कहा कि इस पे हम बात कर सकते हैं, हुर्मुज के लिए यातायात हम खोल देते हैं, लेकिन कौन कैसे मैनेज करेगा ये आने वाले समय में हम इसको तय कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम रास्ता खोलने को तैयार हैं। लेकिन जो जीसीसी के सिक्योरिटी कंसर्न थे कि अगर हुर्मुज पे ईरान की दादागिरी रही तो हमारे लिए तो हमेशा के लिए खतरा है। ये बात तो अब सबको समझ में आ गई कि हुर्मुज ईरान के लिए बहुत बड़ी ताकत बन के निकल गया। लेकिन अब ऑप्शन क्या है, तो अमेरिका को एमओयू साइन करना पड़ा, और ये बात भी ईरान के फेवर में गई। ईरान के ऊपर 14,000 अटैक हुए। ईरान ने कहा 300 बिलियन से ज्यादा का हमारा नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगा? या तो हम टोल लगाएंगे हुर्मुज में, हम अपने हिसाब से फिर हुर्मुज को मैनेज करेंगे, रिकवरी तो हमें करनी है, या फिर आप 300 बिलियन डॉलर रिकंस्ट्रक्शन में दीजिए। अमेरिका इस बात को मान गया कि अमेरिका और जीसीसी मिलकर 300 बिलियन डॉलर देंगे, मासिव इकोनॉमिक रेस्क्यू पैकेज, और ये बात भी ईरान की मान ली गई। सैंक्शन रिमूवल, आपने हमारी पूरी संपत्ति को सीज कर दिया, हमारे बैंकों पे और इंश्योरेंस कंपनी सब पे आपने सैंक्शंस लगा दिए, ये नहीं चलेगा, पहले आप सैंक्शंस हटाइए फिर हम बात करेंगे। अमेरिका को ये मानना पड़ा कि हाँ, हम सैंक्शंस हटाएंगे, किस्तों में हटाएंगे, जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी हम हटाने को तैयार हैं। ईरान की बात भी ये माननी पड़ी। न्यूक्लियर प्लेज की बात हुई। अब ईरान ने तो पहले ही कहा था, खमेनी साहब ने तो पहले ही कहा था, फतवा जारी किया था कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं रखेंगे, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बनाएंगे, ये एंटी इस्लामिक है। और ओबामा के साथ भी जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें भी ये कहा था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। यहां पे भी ईरान ने उस बात को दोहरा दिया कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। और रही बात कि साहब पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा न्यूक्लियर प्रोग्राम, इस पे कोई बात नहीं हुई, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। अमेरिका ने इस बात को मान लिया और समझौता आगे बढ़ गया। न्यूक्लियर स्टेटस की बात है। ईरान ने कहा कि सिविल न्यूक्लियर जो एक्टिविटीज हैं उसको हम जारी रखेंगे, वो हमारा अधिकार है, चाहे वो मेडिकल है, रिसर्च है, आप उसको बंद नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इस पूरे प्रोसेस में यह था कि न्यूक्लियर एक्टिविटी पूरी तरह से रोल बैक होगी। इस बात को ईरान ने नहीं माना। यह अमेरिका इजराइल की डिमांड थी, ईरान ने नहीं मानी। उसके बाद भी एमओयू साइन किया। यहां पे भी ईरान का पलड़ा भारी रहा। रही बात ऑयल एक्सपोर्ट्स को लेकर, अब ईरान की एनर्जी पे जो दबाव था कि आप तेल बेचने नहीं देंगे हम, उस बात को लेकर भी ईरान ने साफ कह दिया कि साहब हमारा जो ऑयल एक्सपोर्ट हम करेंगे, अभी वो 1 मिलियन बैरल के आसपास करते थे, अब वो 3 से 4 मिलियन बैरल करेंगे। गल्फ कंट्रीज को ये पसंद नहीं था कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, रेट गिरेंगे, लेकिन अमेरिका ने इस बात को माना और ईरान की जो ये डिमांड थी इसको भी पूरी रूप से मान लिया गया। अब रही बात है कि जो फ्रोजन फंड्स थे ईरान के, उसका क्या होगा। करीब मेरे हिसाब से 60-65 बिलियन डॉलर था, लेकिन डिस्कशन में आया कि साहब 24 बिलियन डॉलर है। खैर जो भी है, जैसे जैसे ये चर्चाएं आगे बढ़ेंगी हम देखेंगे आने वाले समय में ये भी जो डॉलर्स हैं ईरान को वापस मिलेंगे। अमेरिका इस बात के लिए तैयार हो गया है, और जो अभी तक एसेट फ्रीज कर रखे थे वो रिलीज करने पड़ेंगे। ईरान की ये बात भी अमेरिका ने मान ली है। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म वो पहले भी था। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था कि भाई पहले भी मॉनिटरिंग होती थी। ईरान ने कहा मॉनिटरिंग में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
मॉनिटरिंग में हम इक्वल पार्टी होंगे, हमसे कंसल्ट किया जाएगा। यूनिलैटरली आप हमारे पे इम्पोज नहीं कर सकते। मॉनिटरिंग के लिए हम तैयार हैं। कहां, कैसे, कब होगा, ये चर्चा के बाद ही तय होगा। ईरान की इस बात को भी अमेरिका ने मान लिया और एमओयू साइन किया। इंप्लीमेंटेशन गारंटी की जहां तक बात है, ईरान ने पहले कहा कि जो आपने सैंक्शंस लगाए हैं, जो हमारे एसेट सीज किए हैं, पहले आप उसको रिलीज करिए ताकि पता लगे कि आपकी नीयत ठीक है या नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका ये कहना था कि सब आप पहले इंप्लीमेंट करिए जो हम कह रहे हैं एग्रीमेंट में, लेकिन ईरान ने कहा कि पहले हम देखना चाहते हैं कि आप हमारे इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाते या नहीं, क्योंकि हमें आप पे भरोसा नहीं है। अल्टीमेटली दबाव में आके अमेरिका को ये बात भी माननी पड़ी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आखिर में कि ट्रम्प साहब पे हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि हमने ओबामा के साथ एग्रीमेंट साइन किया था, आपने उसको स्क्रैप कर दिया। हमारी बाकी जितनी ट्रीटीज थी आपने उनको स्क्रैप कर दिया। हम आप पे भरोसा कैसे करें? हम बातचीत करने आते हैं, आप आक्रमण करते हो, तो हमें ट्रस्ट नहीं है। हमें जो भी एग्रीमेंट फाइनल होगा उसको हम यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल से एंडोर्समेंट चाहते हैं। ये बात भी अमेरिका को माननी पड़ी। अब ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात आ जाती है ग्लोबल लेजिटिमेसी की कि यूएन जो फाइनल एग्रीमेंट आएगा 60 दिन बाद, उसको यूएन एंडोर्स करेगा और फ्यूचर सैंक्शंस जो है वो लगाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट में ये बात कही गई है कि अब जो भी आगे से सैंक्शंस लगेंगे वो यूएन के तहत ही लगेंगे। और यूएन के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें चाइना और रशिया है। ईरान को पता है कि वो मेरा साथ देंगे। अब वहां पे सिक्योरिटी काउंसिल में मनमानी करना मुश्किल होगा। यहां पे भी ईरान की जीत हुई। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर आप देखें पूरे के पूरे 14 पॉइंट्स में सब जगह ईरान की बात मानी गई है। अब इसको थोड़ा अगर हम वॉशिंगटन या इजराइल के नजरिए से देखें तो एक और इंटरेस्टिंग डायमेंशन आता है। तो पहली बात तो ये बहुत क्लियर है कि एमओयू ईरान के फेवर में गया है। अब इमीडिएट एंड परमानेंट वॉर की जब बात हो रही है तो अब सवाल इस बात का है कि अमेरिका का क्या रहा कि उन्होंने ईरान को वीक करने के लिए गए, लेकिन वो कर नहीं पाए। और जो जो बातें इजराइल कह रहा था कि न्यूक्लियर चीजें खत्म की जाए, मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म हो, इसकी चर्चा ही नहीं हुई एमओयू में। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी जिस बात को लेकर लड़ाई शुरू हुई थी उसके ऊपर कोई बात अभी नहीं हुई है। रेस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी की अगर हम बात करें तो कुल मिला के स्थिति यह है कि आप लेजिटिमेट स्टेट मानेंगे और ईरान को जैसे दुनिया के बाकी देशों का दर्जा है वो देना पड़ेगा। एंड ईरान मूव्स फ्रॉम एनिमी स्टेट टुवर्ड्स नेगोशिएटिंग स्टेट। आप पहले बात ही नहीं करते थे, अब आपको नेगोशिएशन टेबल पे साथ बैठना पड़ेगा। ये एक अचीवमेंट हुआ है। नेवल ब्लॉकेड की अगर हम बात करें तो बहुत सीधी सी बात है ये कि साहब, इफ ईरान रिज्यूम्स नॉर्मल शिपिंग व्हाइल रिस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मुज, जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको लगता है कि अब हमारा कंपटीशन बढ़ गया। अब ईरान के पास दो ताकत हो गई, एक तो वो तेल एक्सपोर्ट कर पाएगा और दूसरा हॉर्मुज पे जब चाहेगा वो कब्जा कर लेगा। हम तो दोनों तरफ से फंस गए। ये एक समस्या गल्फ कंट्रीज के लिए हो गई है। $300 बिलियन के पैकेज की अगर हम बात करें तो दोस्तों अगर उसका एनालिसिस कंपैरिजन करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे जर्मनी का जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ था उसमें $173 बिलियन लगे थे उस समय। मतलब आज की अगर हम देखें प्रेजेंट इक्विवेलेंट, यूक्रेन में करीब $500 बिलियन का प्रस्ताव है कि रिवाइवल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन। ईरान में 300 बिलियन की बात की जा रही है। तो ये बात भी हमें समझनी होगी। इसका मतलब ये है कि अब ईरान की जो सत्ता है, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, वो जाके ईरान की पॉपुलेशन को ये कह सकती है कि वी सर्वाइव द वॉर एंड अदर आर पेइंग फॉर द रिकंस्ट्रक्शन। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब ईरान के अंदर जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनका स्तर और रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि वो झुके नहीं, टूटे नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। रही बात सैंक्शंस की, अब ईरान को स्विफ्ट, बैंकिंग सिस्टम, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑयल ट्रेड, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट, अब सबकी आजादी होगी। और यहीं पे ही अमेरिका का नुकसान है, क्योंकि जो सैंक्शंस लगाए थे अब वो बेकार साबित होंगे। इसका मतलब ये है कि लड़ाई से आप कुछ नहीं हासिल कर पाए। और कुल मिला के स्थिति ये है कि अब जो कंपटीशन दिख रहा है वो जीसीसी कंट्रीज को कि इस समय ईरान एक इकोनॉमिक पावर और रीजनल पावर बन के उभरेगा और साथ ही साथ
जो जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम थे वो भी कम होंगे, क्योंकि अब ईरान के आसपास व्यापार करना मुश्किल नहीं होगा। रही बात न्यूक्लियर प्रोग्राम की, इसको लेके बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि एमओयू में ना तो ये कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि आप एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाएंगे, लेकिन एनरिचमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा इस पे चर्चा नहीं है, सेंट्रीफ्यूजेस का क्या होगा, और न्यूक्लियर एनरिच जो बाकी अभी मटेरियल है उसका क्या होगा, इसकी चर्चा अभी होनी बाकी है। एमओयू में इस पे जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम यहाँ पे देखें तो कुल मिला के जो भी उम्मीद थी इजराइल को वो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इजराइल क्या सोच रहा था कि जीरो एनरिचमेंट एंड न्यूक्लियर रोल बैक दोनों ही बातें इस एमओयू में नहीं है। रही बात ऑयल वेवर को लेकर, तो जितने सैंक्शंस थे, चाहे वो ऑयल एक्सपोर्ट, पेट्रोकेमिकल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग सपोर्ट, इन सब पे सैंक्शंस थे, अब ये सब खोलने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि अब ईरान की इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत तेजी से बदलेगी, और नुकसान किसका होगा? हाई कॉस्ट ऑयल प्रोड्यूसर जो महंगा तेल बेचते हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, उनका नुकसान होगा। कंट्रीज जो अभी तक ईरान से तेल नहीं ले पा रहे थे उनका फायदा होगा, और जो जीसीसी कंट्रीज हैं जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका नुकसान होगा। फ्रोजन एसेट्स की बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिवरेज टूल था, अब ये खत्म हो जाएगा क्योंकि अब आप सैंक्शंस नहीं लगा पाएंगे, और जैसा मैंने कहा कि अब आपको यूएन को इन्वॉल्व करना होगा। अब इसमें क्या मिला क्या खोया, इसको अगर हम सम अप करना चाहें तो ईरान इज द बिगेस्ट विनर ऑफ एमओयू। कारण रिजिम बच गया, सरेंडर नहीं करना पड़ा, ऑक्यूपेशन नहीं हुआ, रिजिम चेंज नहीं हुआ, सैंक्शन हटाने पड़े, रिकंस्ट्रक्शन की फंडिंग एश्योर हो गई, ऑयल एक्सपोर्ट अलाउ हो गया, जो फ्रोजन एसेट्स थे वो रिलीज हो गए, और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर बरकरार रहा। तो ईरान का क्या गया? नुकसान हुआ, उसकी कीमत वो वसूल कर लेंगे, उनके कुछ लीडर जरूर मारे गए, ये उनको दुख रहेगा। अब इसके अलावा चाइना का फायदा क्या हुआ? ईरान से उसका जो रिलेशन था अभी तक शैडो फीड से काम होता था, अब ओपनली होगा, और ईरान के साथ टाई अप, ऑयल सप्लाई उनकी बढ़ेगी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का और इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो यूएस ईरान का जो कन्फ्रंटेशन था वो कम होगा, एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव होगी। कुल मिला के चाइना को वो सब मिल गया बिना लड़ाई में उतरे जो उनको चाहिए था मिडिल ईस्ट में। भारत के लिए इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि हमें तेल चाहिए था, हमें क्रूड मिलेगा, चाबार पोर्ट में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो लग रहा था वेस्ट हो जाएगा, वो बच जाएगा, सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी का हम काम कर पाएंगे, और जो हुर्मुज से हमारे जहाज आते हैं जिन पे रिस्क बढ़ रहा था वो अब कम हो जाएगा। ये भारत के लिए फायदे की बात। इजराइल का नुकसान बहुत ज्यादा है, उनको ना तो न्यूक्लियर में कुछ मिला, ना रिजीम चेंज हुई, ना सॉवरेनिटी को क्वेश्चन कर पाए, सैंक्शंस भी हटाने पड़े, और रिकंस्ट्रक्शन में भी अब उनको देखना पड़ेगा कि ईरान का नुकसान ना हो। ये बात अब हमारे सामने है। रही बात यूएस की क्रेडिबिलिटी की, बहुत बड़ा डाउनफॉल है अमेरिका की क्रेडिबिलिटी का, जो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, जिन्होंने कहा था कि हम 2 दिन में ईरान को घुटनों पे ले आएंगे, अल्टीमेटली खुद घुटनों पे बैठ के साइन करने पड़े। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव है, जिसका असर आने वाली दुनिया में आपको देखने को मिलेगा। जीसीसी कंट्रीज, उनका फायदा यह है कि चलो लड़ाई रुक गई तो अब वो अपना काम धंधा कर सकते हैं, लेकिन नुकसान ये है अब रीजनल पावर ईरान ताकतवर होकर निकलेगा। अब जो छोटे छोटे देश हैं, बहरीन जैसे, कुवैत जैसे, जहां पे शिया आबादी ज्यादा है, अब उनको ताकत मिलेगी, और शिया सुन्नी का जो कन्फ्लिक्ट है जियोपॉलिटिक्स में, खासकर मिडिल ईस्ट में, उसमें नए डायमेंशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों स्थिति यही है कि जियोपॉलिटिक्स में ईरान की सबसे बड़ी जीत हो गई। इसमें चाइना को फायदा हुआ, भारत को भी थोड़ा बहुत फायदा हुआ, गल्फ कंट्रीज व्यापार कर पाएंगे, फायदा हुआ, लेकिन पॉलिटिकल रिस्क उनका बढ़ गया। अमेरिका को, जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश मानता था, उनको समझ में आ गया कि ताकत की लिमिट्स हैं, और इजराइल सबसे बड़ा नुकसानदायक उठा क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला इतनी सब लड़ाई लड़ने के बाद भी। तो दोस्तों कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, ये जो समझौता हुआ है इसमें ईरान की बहुत बड़ी जीत हुई है। सारे मुद्दे मैंने आपके सामने चर्चा की, आपको क्या लगता है?
ये एमओयू तो अब साइन हो गया, अगले 60 दिन क्या अमेरिका इन वादों से मुकरेगा? क्या ट्रंप साहब, अब प्रॉब्लम क्या होगी ट्रंप साहब को पॉलिटिकली डोमेस्टिक लेवल पे, क्योंकि अमेरिका की जो उनकी फॉलोअर्स थी उनको लगता था ट्रंप साहब बहुत ताकतवर है, झुकेंगे नहीं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा ट्रंप साहब के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ेगा। तो डर इस बात का है कि क्या ट्रंप साहब इस एमओयू से मुकर जाएंगे? अब ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या इससे ट्रंप और अमेरिका की ग्लोबल स्टैंडिंग में क्या फर्क आएगा? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।